च1 बेचारा पार्थ। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक दिन सुबह, जब पूरा उत्तरकाशी भोर से पहले अंधेरे में छिपा हुआ था, हिमगिरी गुरुकुल में एक युवा किशोर ने अपने गर्म और आरामदायक कंबल को फेंक दिया, अपने बिस्तर से कूद गया और अपने कपड़े पहन लिए। इस समय गुरुकुल के अधिकांश शिष्य और यहाँ तक कि कुछ सेवक भी सोए हुए थे। उसने जल्दी से अपना नित्य कर्म समाप्त किया और फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार वो गुरुकुल के पास में ही स्थित पवित्र भागीरथी नदी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने स्नान किया और प्रातः संध्या वंदन किया। जब भी वो यहाँ आता था तो उसे बहुत शांति महसूस होती थी, जिससे वह पूरे दिन आने वाली मुश्किलों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पाता था। इसके बाद वो गुरुकुल वापस आ गया और अपना योगाभ्यास प्रारंभ किया। इस युवक की उम्र करीब 14 से 15 साल के बीच थी, पतला लंबा शरीर और मासूम सा चेहरा। वह बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी वह दिखने में अच्छा था। विशेष रूप से उनकी काली आंखें, वे स्पष्ट और लड़ने की इच्छा से भरी हुई थीं। बस थोड़ी देर और मैं युद्धपथ के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं, फिर मैं उन सभी शिष्यों को चुप करा दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस युवक का नाम पार्थ था। आधा साल पहले वह अपने शानदार प्रदर्शन के आधार पर पोखरी गांव के हिमगिरी गुरुकुल की शाखा से उत्तरकाशी के मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में आया था। पोखरी गांव में वह एक सर्वोच्च युवा प्रतिभा था और युद्धपथ के दूसरे स्तर तक पहुंचने वाले पहला शिष्य था। तब उसने सैन्य जीवन को ही एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। उस समय गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता था और उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। उसके गुरु, माता पिता, उन सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। पोखरी गांव की पाठशाला मुख्य हिमगिरी गुरुकुल की पार्श्व शाखा में से एक थी। हर 3 साल में मुख्य गुरुकुल से 2 शिष्यों को पदोन्नत करके मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में आगे की शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। उन्होंने पार्थ की उत्कृष्ट क्षमता को देखकर मुख्य गुरुकुल में उसकी सिफारिश की। पार्थ के साथ मुख्य गुरुकुल आने वाली अन्य सहपाठी रेशमा थी, एक लड़की जो उसके 2 महीने बाद ही युद्धपथ के दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। पोखरी गांव छोड़ने के बाद मुख्य गुरुकुल में आने को लेकर पार्थ बहुत ज्यादा उत्साहित था और अपना कौशल दिखाने के लिए दृढ़ था। हालांकि जब वो वहां पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि वह तो कुएं के एक मेढक था। यहाँ मुख्य गुरुकुल में सभी बाहरी शिष्यों में वो सबसे कमजोर साधकों में से एक था, क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्तर से नीचे के सभी शिष्यों को बेकार समझा जाता था। इससे पार्थ का आत्मविश्वास बुरी तरह टूट गया। इसके अलावा रेशमा, जो खूबसूरत लड़की उसके साथ पोखरी गांव से आई थी, वह धीरे धीरे गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद उससे दूर हो गई। उसने बाहरी शिष्यों में शीर्ष 3 शिष्यों में से एक के साथ दोस्ती कर ली। जब वो और रेशमा पोखरी गांव में थे तो पार्थ को रेशमा की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान नजर आता था। हालांकि उस समय पार्थ ने केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यहाँ आने के बाद रेशमा का व्यवहार पार्थ के प्रति रूखा हो गया, क्योंकि शायद उसे भी ये एहसास हो गया कि पार्थ उतना भी प्रतिभाशाली नहीं है जितना कि वो सोचती थी। उसके रूखे व्यवहार से दुखी होकर उसने शपथ ली कि एक दिन वो हिमगिरी गुरुकुल और उत्तरकाशी नगर में सबसे ताकतवर योद्धा बनकर दिखाएगा, अन्यथा वह पोखरी गांव में कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन उसकी लाख कोशिशों और जी तोड़ मेहनत के बावजूद उसकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इन सब बातों को सोचकर पार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर गुरुकुल के अखाड़े की ओर भागा। पार्थ अभी जा ही रहा था तभी रास्ते में वो किसी से टकरा गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और सामने वाले से माफ़ी मांगी। माफ़ करना। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने गुरुकुल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक उर्वशी थी। उर्वशी का शरीर बेहद आकर्षक था। वो गुरुकुल के कई शिष्यों के दिलों की धड़कन थी। वे अक्सर उसके पास जाकर उससे बात करने और रिझाने की कोशिश करते थे। साथ ही उर्वशी की साधना भी तीसरे स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। माफ़ी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जानबूझकर मुझसे टकराओगे और फिर केवल माफ़ी मांगकर बच जाओगे? उर्वशी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी शिष्य उनके पास आ गए और जब उन लोगों ने उर्वशी को वहां देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है उर्वशी को प्रभावित करने का। तुम छोटे चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उर्वशी से टकराने की? उनमें से एक ने कहा। आज तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। तभी दूसरा भी बोल पड़ा। देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अभ्यास स्थल की तरफ जा रहा था कि तभी आप अचानक से आमने आ गई, इसलिए मैं गलती से आपसे टकरा गया। पार्थ ने बात को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश की। गलती से? तुमने क्या हम सबको मूर्ख समझ रखा है? सबने देखा कि तुम जानबूझकर उर्वशी की तरफ आए थे। एक ने उर्वशी का पक्ष लेते हुए कहा। और तुमने कहा कि उर्वशी तुम्हारी तरफ आई थी, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उर्वशी खुद जानबूझकर तुमसे टकराई थी? एक ने तो उर्वशी के गुस्से को और भड़काने के लिए कहा। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि। पार्थ ने बात को समझाते हुए कुछ कहना चाहा। तुम्हें लगता है कि उर्वशी, जो कि गुरुकुल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में एक है, वो तुम जैसे कल के आए मूर्ख के पास खुद से आएगी? कभी खुद की शक्ल देखी है? बस बहुत हुआ, अब जल्दी से घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगो।
उर्वशी ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, देखिए, मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, अब मैं घुटने नहीं टेक कर दोबारा माफ़ी नहीं मांगूंगा। पार्थ ने दृढ़ता से कहा, वो अब और अधिक अपमान नहीं सह सकता था। तभी भीड़ में से एक ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा, चुपचाप जो कहा गया वो कर, वरना आज तू कहीं और जाने के काबिल नहीं रहेगा। पार्थ अभी भी दृढ़ बना रहा, वो पहले ही माफ़ी मांग चुका था, अब वो घुटने टेक कर अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता था। उसके बात न मानने पर भीड़ में से एक ने अपना हाथ पार्थ को मरने के लिए उठाया और तभी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? एक गरजती हुई आवाज़ सभी को सुनाई दी। सभी ने पलटकर आवाज़ की दिशा में देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने आचार्य चक्रपाणी खड़े थे। फिर सभी ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर मुस्कुरा दिए। उनमें से एक ने आचार्य से कहा, प्रणाम आचार्य। असल में अनुज पार्थ उर्वशी को अपनी मुंहबोली बहन बनाना चाहता है और इसलिए वो कह रहा था कि क्या उर्वशी उसे अपना भाई बनाएगी। ये सुनकर पार्थ और उर्वशी दोनों के भाव बदसूरत हो गए। हालांकि फिर मौके की गंभीरता को समझकर उर्वशी ने कहा, प्रणाम आचार्य, हमें वैसे भी अपने अनुज शिष्य भाइयों की मदद करने में कितनी खुशी होती है। अगर पार्थ मेरा अनुज बनकर मेरी सहायता चाहता है तो मुझे खुशी ही होगी। पार्थ भी आगे कुछ नहीं बोल सका, बस अपना सिर हिला दिया। बहुत अच्छे, पर अभी सब जल्दी से अभ्यास के लिए जाओ, ये भाई बहन का मिलाप बाद में कर लेना, आचार्य ने थोड़ा खुश होते हुए कहा। ये सुनकर सभी ने घूर कर पार्थ को देखा। पार्थ भी चुपचाप वहां से चला गया। अभ्यास स्थल में आकर पार्थ ने गुरुकुल की सबसे साधारण युद्ध कला तकनीक धातु मुष्टिका का अभ्यास किया। धातु मुष्टिका केवल एक आधार युद्ध कला तकनीक थी। सामान्य शब्दों में युद्ध कला तकनीक को 5 श्रेणियों में रखा गया था: आधार, निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वोच्च। आधार युद्ध कला तकनीक सबसे निचले स्तर युद्ध कला तकनीक है। इसका प्रयोग किसी के शरीर और रक्त को मजबूत करने के लिए किया जाता था। आमतौर पर एक युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होता है, उससे प्रतिद्वंद्वी को होने वाली क्षति उतनी ही अधिक होती है और यह युद्ध स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए उतना ही बेहतर होता है। मैं लंबे समय से युद्धपथ के दूसरे स्तर पर ही अटका हूं। हालांकि तीसरा स्तर हासिल करने के लिए मेरे पास अभी भी कुछ समय की कमी है। मुझे जल्द से जल्द तीसरे स्तर पर पहुंचना ही होगा। आधे घंटे बाद धीरे धीरे धूप खिली। अखाड़े में गुरुकुल के कुछ और शिष्य धीरे धीरे वहां आए और एक दूसरे के साथ अभ्यास किया। हालांकि जब उनकी दृष्टि पार्थ पर पड़ी तो उनकी आंखें अचानक तिरस्कार से भर गई। ये रवैया सिर्फ पार्थ के लिए ही नहीं था। गुरुकुल के शिष्य शाखाओं से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीची दृष्टि से देखते थे। पार्श्व शाखाओं से आने वाले शिष्यों को बेहद कमजोर समझते थे। इससे वे खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करते थे। जब पार्थ अपने विचारों में खोया हुआ था तो पीछे से आवाज आई, छोटे बच्चे, वही रुक जाओ। धातु के समान मजबूत हाथ ने उसके कंधे पर जोरदार प्रहार किया। यह आप क्या कर रहे हैं? पार्थ संतुलन बिगड़ गया और लगभग गिरने ही वाला था। सौभाग्य से उसने खुद को स्थिर कर लिया। जो लड़का आया वह काले कपड़े पहने एक युवक था। उसका शरीर तंदुरुस्त और मांसल था और उसकी भौहें मोटी थीं। बलराज, ये क्या बदतमीजी है? पार्थ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। दरअसल जब पार्थ पहली बार हिमगिरी गुरुकुल में आया तब बलराज शाखा शिष्यों का मजाक उड़ा रहा था। इस वजह से पार्थ की उससे बहस हो गई थी। और बलराज एक ऐसा व्यक्ति था जो बदला लेने के लिए जाना जाता था और तब से जब भी वो पार्थ को देखता तो वह उसे हर तरह से अपमानित करता था। बलराज, अगर आप इस चूजे को 10 चालों में नहीं हरा पाए तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी। 10 वार। बलराज पहले से ही युद्धपथ की तीसरे स्तर के शिखर पर है। उस बच्चे से लड़ने के लिए तो 3 हमले ही पर्याप्त होंगे, एक दूसरे शिष्य ने कहा। 3 वार? हा हा हा। बलराज तिरस्कारपूर्वक हंसा। आप सभी मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हैं। इस बच्चे को तो मैं केवल एक हमले में ही हरा दूंगा। केवल एक हमले में? उपस्थित शिष्यों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। एक हमले में? पार्थ की भौहें टेढ़ी हो गईं और उसके मन में आक्रोश फिर से उमड़ पड़ा। माना कि उसके और बलराज के बीच एक स्तर का अंतर था। इस अंतर के साथ वो शायद 3 हमलों में जीत सकता था। ये सच था, लेकिन सिर्फ एक हमले में? ये एक अपमान की तरह था। बलराज की कुटिल मुस्कान को देखकर पार्थ के खुद को शांत कर लिया और उसने सोचा, मैं इस जाल में नहीं पड़ सकता। यहाँ तक कि अगर मैं इस एक चाल में हारने से बच भी जाता हूँ तब भी वह मुझे अपमानित करेगा। हिमगिरी गुरुकुल में आधे साल तक रहने के दौरान पार्थ को कई बार पीटा गया था और उसने इसे सहन करना सीख लिया था। मैं आज प्रशिक्षण से काफ़ी थक गया हूँ। मुझे कुछ दिन आराम करने दो और फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। पार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह फिर बिना कुछ कहे चला गया। उसके प्रदर्शन ने उसी उम्र के बलराज को एक विराम दिया। ठीक है बच्चे, मैं आज तो तुम्हें अखाड़े से बाहर जाने दूंगा, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे एक हमले की लड़ाई के बारे में मत भूलना। बलराज की आंखों से एक ठंडा और चालाक एहसास हुआ। एक हमले की लड़ाई? पार्थ ने मन में सोचा।
मुझे जल्द ही तीसरे स्तर पर पहुंचना होगा, तभी मैं बलराज से लड़ सकता हूं। पार्थ का दिल एक बार फिर तनाव में आ गया। अखाड़े को छोड़ने के बाद पार्थ कुटिया में लौट आया। तभी पार्थ का पड़ोसी रमेश, जिसके उसके साथ मित्रवत संबंध थे, उसके पास आया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी कुछ समय पहले गुरुकुल प्रबंधन ने कुछ लोगों को एक पत्र के साथ भेजा। रमेश एक पल के लिए रुका। गुरुकुल प्रबंधन? पार्थ को समझ नहीं आया। रमेश का गंभीर चेहरा था और उसने कहा, गुरुकुल ने कुछ नए नियम बनाए हैं। यदि कोई शाखा शिष्य तीसरे स्तर पर नहीं पहुंचता है तो वो गुरुकुल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। और अगर 15 वर्ष की आयु से पहले वे अपना मूलाधार चक्र जागृत नहीं कर पाते तो उन्हें उनकी शाखाओं में वापस भेज दिया जाएगा। क्या? पार्थ का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। गुरुकुल प्रतियोगिता, जहां सभी शिष्यों को अपने प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और जीतने वालों को कई पुरस्कार दिया जाएगा। फिर उनके पास आंतरिक शिष्य बनने का मौका दिया जाएगा, जिन पर गुरुकुल विशेष रूप से ध्यान देता है। इस प्रकार से गुरुकुल प्रतियोगिता बाहरी शिष्यों के लिए अपनी उच्च प्रतिभा दिखने का शानदार अवसर था। नए नियम के अनुसार 15 वर्ष पूरा होने जिनका भी मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, उन्हें शाखा गुरुकुल में वापस भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पार्थ की आवाज नर्म थी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसे उसके माता पिता के पास पोखरी गांव में वापस भेजे जाने से ज्यादा अपमानजनक और कुछ नहीं होगा। ये नियम केवल शाखा शिष्यों के लिए निर्धारित है। रमेश के चेहरे पर असंतोष के भाव थे। माँ, पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं और भी मेहनत करूंगा और गुरुकुल प्रतियोगिता से पहले अपने मूलाधार चक्र को जागृत अवश्य करूंगा। पार्थ ने अपने दांत भींचते हुए खुद से ही कहा। अब भी 2 महीने बाकी हैं और इसमें भाग लेने के लिए तुम्हें 1 महीने पहले पंजीकरण कराना होगा। 1 महीने में मूलाधार चक्र जागृत करना शायद आसान नहीं है। रमेश ने अपना सिर हिलाया। केवल 1 महीने का समय? हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पार्थ को तो मानो किसी गहरे अंधेरे में धकेल दिया गया हो। अगर 2 महीने बचे होते और उसने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया तो भी सफलता की 20 से 30% संभावना थी। हालांकि 1 महीने में सफलता हासिल करना, इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। तो क्या वो पोखरी गांव को लौट जाए? उसने मन में सोचा। कभी नहीं। पार्थ ने गुस्से में अपना सिर हिलाया। मैं सामान्य जीवन जीने के लिए पोखरी गांव वापस नहीं जा रहा हूं। उसने एक बार शपथ ली थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करके हिमगिरी गुरुकुल और उत्तरकाशी में एक सम्मानित स्थान अर्जित करेगा। मैं इस तरीके से हारने और वापस घर जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? पार्थ ने खुद को रोने से रोका, चिल्लाया और बस कुटिया से बाहर भाग गया। पार्थ, जिद्दी मत बनो, रमेश ने पुकारा। रमेश, जिसने खुद 1 महीने पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने मूलाधार चक्र को जागृत किया था, उसे इसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता था। उसने पार्थ के लिए दुखी महसूस किया, अपनी कुटिया के अंदर चला गया। बूम! अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और बाहर बारिश होने लगी। पार्थ अपने दिल में निराशा लिए आकाश की ओर देखा और बारिश में ही आगे बढ़ गया। इस समय हर जगह बिजली चमक रही थी। ये अच्छा नहीं है। पार्थ ने अपनी ओर एक दबाव आते हुए महसूस किया और इसलिए जब उसने ऊपर देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने आज तक ऐसी भयानक बिजली कभी नहीं देखी थी, जो मकड़ी के जाले की तरह आपस में लिपटी हुई हो। उस छोटे से क्षण में ही वो आकाशीय बिजली किसी शक्ति के अधीन लग रही थी, जिससे आकाश में दरार आती हुई प्रतीत हुई। शेव! बादलों को चीरती हुई एक काली रेखा नजर आई। ये बिजली के बीच से गुजरा, जिससे सुंदर लहरें बनती हुई दिखाई दीं। ये कल्पना करना असंभव था कि वो काली रेखा क्या थी जो बिजली की शक्ति को भी अनदेखा करने में सक्षम थी। अचानक से बिजली की एक तरंग सीधे पार्थ की तरफ बढ़ी। पार्थ ने महसूस किया कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं, उसके बाल और कपड़े जलकर काले हो गए और उसके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट लगातार बज रही थी। अचानक से वहां सन्नाटा छा गया, साथ ही बिजली गिरनी भी बंद हो गई। ये क्या है? उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। अपने पैरों के नीचे देखा तो वहां एक अजीब काला संगमरमर था, जैसे आंख की पुतली। ये वही वस्तु थी जिसकी वजह से आकाश में काली रेखा बनी थी। धक धक, आंख की तरह दिखने वाला वो संगमरमर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें कोई जीवन है। पार्थ को लगा जैसे कि वो संगमरमर उसकी आंखों को ही घूर रहा हो और साथ ही दिल की तरह धड़कने की आवाज दे रहा था। हालांकि उस आंख की पुतली की धड़कन उसे अपने दिल के साथ तालमेल बिठाती हुई लग रही थी और साथ ही पार्थ को एक दोस्ताना एहसास दे रही थी। उसी समय उसे किसी प्रकार का खिंचाव महसूस हुआ। क्या इस वस्तु में जीवन है? उसने अपनी सांस रोक रखी थी, किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था, हालांकि इससे पहले कि वह हिल पाता। बूम! अचानक से वो वस्तु जो किसी आंख की तरह लग रही थी, पार्थ की दाहिनी आंख से टकरा गई और फिर आंख की पुतली जैसा वो संगमरमर एक धुंधली छवि में बदल गया और धीरे धीरे उसकी दाहिनी आंख के अंदर समा गया। पार्थ दर्द से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया।
बेहोश होने से पहले उसके पास केवल एक ही विचार था, मैं पागल हो गया हूँ। मेरी दाहिनी आंख अंधी हो गई है। क्या हुआ है पार्थ को? क्या ये घटना उसके जीवन को समाप्त कर देगी या फिर ये घटना पार्थ के लिए किसी वरदान की तरह उसका पूरा जीवन बदल देगी? Join the Telegram channel, link in description.